आप सभी लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं सुबोध कुमार आपका जीवन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आपके लिए पार्ट 2 में हम लोग कैलेंडर का लेके आए हैं, जिसके अंदर हम लोग कैलेंडर का रिपीटेशन यानी कैलेंडर की पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति के बारे में जानेंगे। पुनरावृत्ति कैसे होती है, हम किसके बारे में जानने वाले हैं? कैलेंडर की पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन। अगर कैलेंडर का रिपीटेशन से जब भी क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मात्र 1 मिनट का टॉपिक है। आपका जो भी ध्यान है सारा बोर्ड की तरफ होना चाहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जब हम लोग बात करते हैं, जैसे आता है 1960 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, जैसे 1960 का कैलेंडर जो आ रहा है, जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा, कब पुनः आएगा, कब पुनः रिपीट होगा या पुनः आएगा, जो भी है। तो हम लोग बात करने वाले हैं, इसके अंदर आता है 60 और 60 में जैसे ही 4 का भाग लगाते हैं तो आंसर आता है इसका रिमाइंडर यानी आर यानी शेषफल। इसे किसके नाम से जानते हैं? शेषफल के नाम से। और शेषफल अगर आपका क्या बचता है? 0। अगर आपका शेषफल 0 बच जाता है तो कैलेंडर का जो आपका कैलेंडर की रिपीटेशन आती है वो कितने साल बाद आएगी? 28 साल बाद। कितने साल बाद? 28 साल बाद आपको देखने को मिलेगा कि कैलेंडर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर 1960 में अगर आप 28 को ऐड कर दोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा 1988। यानी आप ये समझने का प्रयास करिएगा कि आपका जो 1960 वाला कैलेंडर है वो एज इट इज एज जो भी है आपका सेम और सेम, केवल और केवल आपको सेम और सेम 1988 में उसी कैलेंडर का यूज करिएगा और सेम कैलेंडर में सेम डेट और सेम डेज के अनुसार आपका रिकॉग्नाइज हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जब रिमाइंडर 4 से भाग देने पर 0 आता है तो कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट हो जाता है। और अगर कैलेंडर के अंतराल पर रिमाइंडर जब 1 बचता है तो कैलेंडर जो है 6 साल बाद रिपीट में आता है। कितनी बार? साल बाद? 6 साल बाद। अगर रिमाइंडर 2 या 3 बचता है, क्या 2 या 3 बचता है, तब वो कैलेंडर 11 साल बाद अपने दैनिक क्रियाकलापों में यूज कर सकते हैं हम लोग। यही इस पूरे कैलेंडर के रिपीटेशन के बारे में हमें यहां से जानकारी मिल जाती है। अब बात करते हैं कि 1960 का कैलेंडर जब भी आ रहा था, क्योंकि लास्ट 2 दिन में 4 का बाद यानी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का नाम सुना होगा, विभाजकता के नियम। किसके नियम? विभाजकता के नियम की बात कर रहा हूं मैं। विभाजकता का नियम जब भी आता है 2 का भाग देते हैं तो लास्ट संख्या के 1 अंक में भाग दिया जाता है, यानी लास्ट से 1 अंक में भाग दे दीजिए तो 2 का भाग चला जाता है। इसी प्रकार अगर हम लोग कितने का भाग दे रहे हैं? 4 का। कितने का भाग देने वाले हैं? 4 का। तो अंतिम 2 अंकों में केवल 4 का भाग दिया जाता है। और हम किसकी बात करने वाले हैं? यानी हम शेषफल को लेके कंसीडर करेंगे और जिसका शेषफल 0 आएगा वो कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट हो जाएगा? 28 साल बाद। कितने साल बाद? 28 साल बाद। और 28 साल बाद रिपीटेशन में आ जाएगा तो उम्मीद करता हूं कि 1960 में 28 को ऐड कर दिया जाए तो 1988 आता है। कितना आता है? 1988। और 1988 का जो कैलेंडर रहा होगा वो ही 1960 में सेम आपको देखने को मिलेगा, यानी सेम डे और सेम डेट आपको देखने को मिलेगी। यानी अगर आपसे कोई व्यक्ति ये कहता है कि 1960 का कैलेंडर कब पुनः आप अपने दैनिक क्रियाकलापों में जोड़ सकते हो या पुनः कब रिपीटेशन में आएगा, तो आपका 1960 में अगर 4 का भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर आता है क्या? 0। यानी रिमाइंडर मतलब शेषफल। और शेषफल जब कभी 0 आता है तो कैलेंडर कितने साल बाद रिपीटेशन में आता है? 28 साल बाद। कितने साल बाद आता है? 28 साल बाद। और 1960 में मैंने 28 को जोड़ा तो 1988 आ गया। यहीं से इसी प्रकार अगर कोई क्वेश्चन बनता है, अगर उसमें रिमाइंडर 1 आता है, कितना आता है? 1 आता है। कितना? 1 आता है। तो वह कैलेंडर कितने साल बाद रिपीटेशन में आएगा? 6 साल बाद। अगर वहीं पर कैलेंडर की बात आती है, रिमाइंडर जब 2 या 3 हो सकता है तो कितने साल बाद कैलेंडर रिपीटेशन में आएगा? 11 साल बाद। कितने साल बाद रिपीटेशन में आता है कैलेंडर? 11 साल बाद। अब कोई इनमें से कमेंट में ये मत कहना कि अगर रिमाइंडर सर 5 बच जाए तब। अब यहाँ पर 0 से स्टार्ट होकर कितने तक बच जाता है? 3 तक। अगर 4 आएगा तो 4 में 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर फिर भी क्या बच जाएगा? 0। ये उत्तरोत्तर यानी सक्सेसिव डिवीजन रूल नियम से कार्य करता है यहाँ पर। और हम लोग जो इसकी बात कैलेंडर की करने वाले हैं
जो लोग पुनरावृत्ति की बात करते हैं तो आप एक सेकंड में, अगर यहीं से पूछा जाता है आपको कि 1910 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1910 का कैलेंडर जैसे ही 10 आया, 10 में मैंने भाग लगाया 4 का, 4 से भाग लगाने पर यानी रिमाइंडर बच गया आपका 2, और 2 बचने पर कैलेंडर में डायरेक्ट 11 ऐड कर देते हैं, और 1910 में 11 को ऐड किया मैंने तो डायरेक्ट 1921 में ये कैलेंडर आपका रिपीट हो जाएगा। ऐसे ही अभी साल चल रहा है आपका 2023, कौन सा 2023 में कब रिपीट होगा, तो 4 का भाग लगाया तो रिमाइंडर बच गया 3, और रिमाइंडर 3 बचने पर आपका रिमाइंडर 3 बचने पर 11 ऐड करते हैं, तो 11 साल को ऐड किया 2023 में 11 को ऐड किया तो आपका 2034 में यही सेम जो इस साल का जो कैलेंडर है वही आपको 2034 में देखने को मिल जाएगा। और जो लोग कैलेंडर की पुनरावृत्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो लोग कैलेंडर की पुनरावृत्ति के अकॉर्डिंग बात करते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग, और इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप मात्र 30 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हो। कितने सेकंड के अंदर? अगर आपका एग्जामिनेशन हॉल में आपका पड़ोसी आप सॉल्व कर रहा होगा तब तक आप 2 क्वेश्चन कर सकते हो। कितने? 2 क्वेश्चन। जो बच्चे हमारे अभी एसएससी जीडी के रिगार्डिंग हमने ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में बात की और टेक्निकल टीम से भी बात हुई है लगातार, तो वहां पर पता किया है कि जिन लोगों ने एसटी दिया था, मतलब समझ रहे हो, एसटी मतलब होता है स्पीड टेस्ट, जिन लोगों ने स्पीड टेस्ट दिया था उनका जो स्पीड टेस्ट होता है वो हमारी ऑफलाइन कोचिंग आगरा के अंदर होता है जहां मैं पढ़ाता हूं। ऑफलाइन कोचिंग कंपटीशन की ऑफलाइन कोचिंग आगरा के अंदर स्पीड टेस्ट जिन लोगों ने दिया था वो समय में टाइम के साथ अपनी गलतियों को दूर कर पाए और समस्याओं के साथ अभी जीडी की आंसर आने के बाद किसी के बैठ रहे 65 और किसी के बैठ रहे 61, और ज्यादातर हमारी कोचिंग के 80% बच्चों के जो मार्क्स आ रहे हैं वो 55 to 60% के बीच में डिजर्व कर रहे हैं। कितने परसेंट? और जो हमारी कोचिंग के अंदर बच्चों के जो मार्क्स आते थे जब भी हमने एसटी करवाई तो उनके एक्यूरेट माध्यम से देखा जाए तो सेम और लगभग सेम ही मार्क्स देखने को मिलते थे। इसीलिए कहते हैं कि आप जहां कहीं भी तैयारी कर रहे हैं वहां ऐसी तैयारी करिएगा जहां पर लोग सफल होने का स्ट्रगल ना करना पड़े। आपको क्या ना करना पड़ो? स्ट्रगल। आप ऐसे टीचर से पढ़िए जिसका कहीं ना कहीं औचित्य आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान होने वाला है। और मैं कैलेंडर के साथ साथ अपने जीवन में एक सिद्धांत आपको पढ़े सुनाना चाहता हूं, क्योंकि मैं कहता नहीं हूं, हर बार मैंने कहा है कि मैं बताता हूं, ना संघर्ष ना तकलीफ क्या मजा है जीने में, कि ना संघर्ष ना तकलीफ क्या मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते जब आग लगी हो सीने में। तो इसीलिए कहता हूं कि जो लोग फोर्स की तैयारी कर रहे थे, जो लोग किसी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी पूरी शिद्दत के साथ अपनी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशन हॉल के अकॉर्डिंग आप अपने एग्जाम की पूरी वेरिएशन और पूरा उसका सॉल्यूशन और उसके प्रति जो है सचेतना रहिएगा। और जिस प्रकार की आपकी अन्य कोई जानकारी हमें प्राप्त होती है तो हम आपके बीच उपस्थित होंगे। और जो बच्चे हमारे ऑफलाइन बैच में पढ़ रहे हैं वो कृपया ऑनलाइन पर गलत सलत कमेंट मत किया करो कि सर हमारी अगली क्लास कब स्टार्ट होगी, मतलब ये पूछने के लिए ऑनलाइन वालों को फैसिलिटीज दे रहे हैं, हम ऑफलाइन वालों के लिए अलग से। आप हमारे जो काउंसलर से बात करिए और जो भी बातें होंगी हम बैठ के डिस्कस कर लेंगे। खैर जो भी बातें ऑनलाइन में हम लोग यही बताते हैं कि आपके बीच जो उपस्थित हुए हैं हम लोग, तो इस बातों को पढ़िएगा समझिएगा। और पेड कोर्स खरीदने के बाद जो पेमेंट कट गया वो आपका फंस जाता है, पेमेंट कभी रिकॉल नहीं हो पाता, तो घबराइएगा नहीं, हमारी टेक्निकल टीम इसे भी विजिट कर लेगी और आप इसको टेंशन ना लीजिए। और हम लोग जो भी कैलेंडर के बारे का अगला पार्ट 3 आने वाला है हम लोग उसमें लगातार ऐड करवाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, आपकी उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए।